हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने एक जो हमने मल्टीबैगर सीरीज चलाई है उसी के स्टॉक के बारे में। काफ़ी टाइम से हमने इस सीरीज के अंदर कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया। इसका सिंपल सा रीज़न यही था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी तक नज़र नहीं आई थी कि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। और तो आज एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई जब मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, तो उसी के बेस पर हम आज का स्टॉक डिस्कस करेंगे। अगर इस सीरीज के आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल स्टॉक को पिक करते हैं और क्या क्या चीज़ हम उसमें देखते हैं जिससे हम एक मल्टीपल स्टॉक को पिक कर सकें और उसे एक मल्टीपल के रूप में रिटर्न जनरेट कर सकें। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन.इन पर। आज की जो कंपनी है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड करके है। ये बेसिकली ये मैन्युफैक्चर है बेसिकली एबीएस करके प्रोडक्ट होता है। तो उसका जो फुल फॉर्म है एक्रेलाइडेड बूटाडिन सिट्रीन करके है। ठीक है, ये बेसिकली किस किस प्रोडक्ट में यूज होता है इसको बनाने में। जैसे ये काफी सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट होते हैं, जो व्हीकल होते हैं अपने वो होम अप्लायंस के अंदर, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और हेल्थ केयर एंड किचन वेयर। तो हम कह सकते हैं कि एक कंज्यूमर जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं और ऑटोमोबाइल, ये उसमें उस तरह के सभी प्रोडक्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली एक ऐसी कंपनी, अगर ये सारी इंडस्ट्री ग्रो करती है, इनको अगर रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमेशा ग्रो करेंगी करेंगी, तो उसके साथ इस तरह की कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो उसी सेगमेंट की कंपनी है। एक बार थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि इसका रेवेन्यू ब्रेकअप 23 का जो था, एबीएस का 92.6% था, सैंक का 174 और ट्रेडिंग सेल्स का 5.68। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 23 में R&D सेंटर डेवलप इम्प्रूव प्रॉपर्टी of 60 new grades, of which 6 have been commercialized. The R&D center has also developed 125 new color grades, of which 36 have been commercialized. ठीक है, JV with Nippon company has a 50-50 JV with Nippon Airlines Japan for expanding its business of Stenix resin and support the sale of ABS resin, AS resin, AS resins and their alloy with other plastic in the Indian market। तो एक जो निपॉन कंपनी है, जापान की काफी बड़ी कंपनी है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, द कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन द Abu Road, Rajasthan and Samur, MP with a total capacity of 75,000 TP of polymers, capacity utilization is 97% in financial 23। तो काफी अच्छा इनके मैन्युफैक्चर प्लांट है और कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार कर ही रहे हैं। ये फोकस कंपनीज फोकस इन एक्सपेंडिंग इट प्रेजेंस इन द एबीएस segment with a capacity expansion program. It plan to intensity to effort to optimize its share the ABS market segment, especially from the automotive industry with the support of its JV with Nippon। तो बेसिकली जो इनका प्लान है एक्सपेंड करने का एबीएस सेगमेंट का, उसमें भी व्हीकल सेगमेंट के जो उनकी पार्टनरशिप जेवी निपॉन के साथ हुई है, उस सेगमेंट में इनका कंपनी का प्लान है कि ज्यादा कुछ मैं अभी दे नहीं रखा है। फंडामेंटल के साथ देख लेते हैं। जो मार्केट कैपिटल है वो 3201 करोड़ के, तो हम इसको स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं, बेसिकली माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। स्टॉक भी 17.8 का है, आरओसी 24.4% का है। लास्ट 12 में जो प्रॉफिट है 152 का है। प्रमोटर होल्डिंग 57.5% है और इंडस्ट्री भी 17.5 का है। करंट प्राइस 129 का है। बुक वैल्यू 37 की है। आरओई 18.1 का है। प्लेजिंग कोई है नहीं। हाई प्राइस ओवर टाइम 150 का है। जो 52 लो बनाया था 81 का बना था, हाई 138 का है। और डिविडेंड यील्ड कंपनी 3.1% का देती है। फेस वैल्यू 1 का है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल है नहीं। तो एक डेट टू फ्री कंपनी भी है। एक बहुत अच्छी बात हमें नजर आती है। अगर आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपेयर करोगे तो मार्च 2023 में 328 की सेल थी, जो बढ़कर जो फ्लैट ही रही 321 की, बल्कि कमी हुई। और जो नेट प्रॉफिट है 14 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ का हो गया। 3 टाइम्स से का ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट हो गया, जबकि सेल्स नहीं बढ़ी। उसका सिंपल सा रीजन हमें नजर आता है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसका बेटर होना, जो 7% था लास्ट ईयर, वो बढ़कर 16% हो गया। और उससे पहले इनका 44, 43, 29, 23 भी आया है। तो नेट प्रॉफिट मैं मार्जिन इनका लगातार इंप्रूव हो रहा है। वो क्वार्टर सबसे बेकार था मार्च 23 का, उसको कि सबसे कम लो उसमें ही था। अगर इसके साथ सेल बढ़ेगी और अगर इस यहाँ तक पहुंचता है तो इनका परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर अब ईयरली ग्रोथ देखो तो 23 में तेरे 1363 से जो सेल हुई वो फ्लैट ही रही, मतलब कमी हो गया 1 to 2। बट जो नेट प्रॉफिट है 180 से बढ़कर 180 होगा। कब? सिंपल सा रीजन यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे हाँ, मार्जिन का बढ़ना। और अगर आप सेल देखोगे लास्ट 11 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 419 से बढ़कर 122 की हुई। और जो नेट प्रॉफिट है 1 से बढ़कर 180 का हो गया। यानी अगर आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है,
कि सेल्स केवल 3 टाइम हुई है मगर नेट प्रॉफिट 180 टाइम्स। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो 300 टाइम्स देखा जाता है। अगर यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट जो इनका है मतलब वर्किंग में कितना अच्छा है, क्योंकि 35% जब उन्होंने 3 टाइम से ज्यादा 300% जब नेट प्रॉफिट कहते तो उस टाइम पे 35% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था, और जो कि जब 1 करोड़ प्रॉफिट था जब इनका 4% मार्जिन था। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है इनके बिजनेस में। हाँ, और बैलेंस शीट की बात करें तो 25 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, जब इनके पास 896 करोड़ का है। ठीक है, बोरिंग बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल जो बोरिंग थी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। लास्ट 4-5 साल से कंपनी बिना बोरिंग के चल रही है। अदर लाइबिलिटी 133 और जो फिक्स एसेट है 133 का है, और CWIP आईपी 19 का है, और इन्वेस्टमेंट अभी ना के बराबर 1 करोड़ ही है बस। तो बैलेंस शीट हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 57.49% प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ने लगातार अपने शेयर को बढ़ाई है। अगर आप देखो तो कभी उन्होंने घटाया नहीं है। एफआई के पास 2.55 अब फिलहाल 1.12 है। डीआई के पास कुछ नहीं, पब्लिक के पास 41.35% है। इसमें अगर जो नजर में आते हैं हमें 1123 अराउंड 4% है, तो हम कह सकते हैं कि 37% जनरल पब्लिक के पास होते हैं। जनरली ऐसा 34% के साथ एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में वो जनरल पब्लिक के पास हो सकती है। उसमें बहुत सारे बड़े प्लेयर हो सकते हैं वहां, क्योंकि 1% से जो 1% या 1% की ज्यादा की हिस्सेदारी की वही हमें नजर आती है। अगर 0.95 या 99 पे तो भी यहाँ पे वो नजर नहीं आती है। तो इतनी बैलेंस स्ट्रॉन्ग सीट हो और डेट फ्री कंपनी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या कहते हैं जो बड़े प्लेयर होंगे वो नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। अब एक बार टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकली ये वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो बेसिकली ये वाला जो उन्होंने हाई बनाया था 18 के अंदर हाई बनाया था। ठीक है, तो अगर और ये वाला पैटर्न इसको हम रिवर्स कप विद हैंडल का पैटर्न बोलते हैं। ये शोल्डर बड़ा सा है, फिर छोटा सा शोल्डर, और एक फिर शोल्डर जो कि बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के चांस ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से प्रॉफिट मार्जिन इनका इंप्रूव हुआ। अगर हम इसी को मार्क करें कि हमारा कितना अभी पोटेंशियल नजर आता है। तो 90% तो यहाँ से नजर आता है जहां से ब्रेकआउट ये होगा। ठीक है, अगर आप करंट क्लोजिंग से देखोगे तो ऑलमोस्ट 107% का गेन यहाँ पे हमें नजर आता है। अब बात ये हो सकती है कि भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार अभी तो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट कंफर्म भी नहीं हुआ, तो हमें लेना चाहिए लेना चाहिए। एक्चुअल में ये मल्टीबैगर स्टॉक है। मल्टीबैगर स्टॉक का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि स्टॉक कॉम हो सकता है कि क्योंकि जब वो एक कंपनी एक फेस में होती है और उसके बाद अपने आप को एक्सपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो उस केस में काफी सारे चेंजेस आते हैं, और वो एक उसमें एक काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। तो उस केस में हम इस तरह के पैटर्न को अवॉइड कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमें वैल्यू किस वैल्यू पे मिल रहा है, और लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, लास्ट जो क्वार्टर्स हैं, लास्ट ईयर प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो उस के हिसाब से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म अगर इसको देख रहे होते हैं, लॉन्ग मल्टीबैगर फिश के को ना कंसिडर करके एक नॉर्मल पोर्टफोलियो फिश के लिए इसको ले रहे हो, तो जरूर मैं इसके पैटर्न का ब्रेकआउट का वेट करता, कंफर्म होने का वेट करता, तभी हम इसको पोर्टफोलियो के अंदर कंसिडर करते हैं। बट ये हम पोर्टफोलियो सीरीज के अंदर नहीं, मल्टीबैगर सीरीज के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये इतनी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अब एक बार ये देखो, जो ये जो रेंज बनाई थी ना जनवरी 18 में बनाई थी, तो वहां से फाइनेंशियल में क्या इंप्रूव है एक बार वो देख लेते हैं हम। तो 18 के अंदर जो रेंज थी ये जनवरी की है, बट हम मार्च का अगर हम रेल देखें तो 1032 की जो सेल्स थी बढ़कर वो 122 की, तो सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, ऑलमोस्ट 20% ही हम कह सकते हैं। मगर जो नेट प्रॉफिट है 100 से बढ़कर 180 हुआ, एक्चुअली में 350 भी हुआ था। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि इतना ही मार्जिन आता है, और अगर इतनी ही सेल रहती है, तो भी ये यहाँ से 3 टाइम्स से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हमें नजर आता है, जो कि मुझे लगता है कि क्योंकि जो लास्ट ईयर था उनका जो नेट प्रॉफिट था ना, वो सबसे जो मार्जिन था वो सबसे वर्स्ट था। ठीक है, उससे वर्स्ट कभी भी नहीं था। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना जो प्रीवियस जो इनका मैक्सिमम है, अगर ये वहीं तक भी पहुंचते हैं, तो भी ये 3 टाइम्स का यहाँ से मुझे नजर आता है। और अगर ये 3 टाइम्स नजर आता है, तो वो सिंपल सा चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। और अगर ये प्राइस 141 है, तो 3 टाइम्स यहाँ से होता है ऑलमोस्ट
हम कहते हैं 450 के आसपास, ठीक है। तो अगर 450, अगर यहाँ और ये जो यहाँ हमारा टारगेट निकल कर रहा है ये 270 है, तो अगर 450 निकल के आता है तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से 3 टाइम्स। और या अगर अगर आप उसके उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो तो इस पैटर्न को भी कंसिडर करोगे तब भी 107% का गेन नजर में आता है। और ये जो गेन है किसी भी तरह से कम नहीं है। अगर इस गेन को 107% को ही हम कंसिडर सिर्फ करते हैं, अगर इसको बनने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है तो भी हमारा पैसा ऑलमोस्ट तो सीधे सीधा डबल होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा, मतलब इसमें क्या कहते हैं, 1 1.5 साल से ज्यादा का समय लगना चाहिए। हो सकता है कि, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह के इन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से अपने आपको एक्सपेंड कर रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट था। उसके बाद जो अब इन्होंने प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव किया है, उससे मुझे लगता है कि जो 3% का, मतलब जो 3% है ना, जो नेट प्रॉफिट है, वो वहाँ से 300 जो इनका लास्ट हाई था वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां तक पहुंचता है तो यहाँ से स्टॉक, मुझे नहीं लगता कि ये क्या कहते हैं यहाँ से 3 टाइम होके से पहले रुकेगा। ऑलमोस्ट 450 के आसपास वो फिगर नजर आता है, पर उसको बनने में 2 साल भी लग सकते हैं और 2.5 साल भी लग सकता है। अगर 3 गुना पैसा अगर आपका 2 2.5 साल में होता है, 3 साल में भी होता है, तो क्या कम होता है। हम जनरली बात करते हैं एक ऐसे सीजर की जो हमारा पैसा कैपिटल को 3 साल में डबल कर सके। मगर इस स्टॉक में हम बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे पास 3 ईयर में 3 टाइम्स हो गए, हो सके तो इसी तरह के मल्टीपल स्टॉक होते हैं। बट इसमें रिस्क ये भी होता है कि जब मल्टी जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है या फिर कोई क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ जाए, कोई इन्फ्लेशन का कुछ हो जाए, तो ये इनकी पिटाई भी उसी तरह से होती है। ये काफी नीचे जा भी सकते हैं। जैसे हमारा रिलायंस इंफ्रा के केस में हुआ था। रिलायंस इंफ्रा को हमने लास्ट मल्टीपल सेगमेंट में डिस्कस किया था, तो उसके बाद उस स्टॉक में जो न्यूज़ वगैरह आई थी, उसके बाद वो काफ़ी उसकी अच्छी तरह से पिटाई की गई, काफ़ी नीचे चला भी गया वो, मगर उसके बाद सारा का सारा रिकवर हो गया। अब वो वापस उसी प्राइस पर आ गया, जिस प्राइस पर हम डिस्कस किया था। तो मल्टीपैकर जो स्टॉक होता है उसमें यही रिस्क रहता है कि जो, क्योंकि इसमें जो क्या कहते हैं, जो होल्डिंग पीरियड है वो लंबा होता है, और जो इतने लंबे होल्डिंग पीरियड में न्यूज़ आती रहती है, नीचे जाती रहती हैं, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने स्टार्टिंग में चीज़ों को समझ के उसमें इन्वेस्ट किया तो हमें वो डर नहीं लगता, ठीक है? बल्कि उस टाइम में हमें अपॉर्च्युनिटी ही नज़र आती है। बट मेरी किसी भी तरह की कोई बैंकों की और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है। जस्ट एक लर्निंग है कि किस तरह से हम चीज़ों को ऐसा फाइंड आउट करते हैं, किस चीज़ों को हमें देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। एक एडिशन पर्पज़ के जो मैं पर्पज़ के लिए जो मैं अपने लिए करता हूँ, एक अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं एक वो आपके साथ शेयर करता हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जिससे आप भी मेरे साथ-साथ सीख सकें और खुद से जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, आप भी कर पाएँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।